हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको जनरल साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जनरल साइंस बायोलॉजी के अंदर मुख्य जो चीज़ों को कवर करने के बाद हम मेन ह्यूमन फिजियोलॉजी के दौरान जो भी इस मेन टॉपिक आते हैं उनको आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पहले तो स्केलेटन सिस्टम की, कंकाल तंत्र की। अब कंकाल तंत्र को हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो, कंकाल तंत्र के बारे में जानते ही हमें पता चल जाएगा कि बाकी जो चीज़ें बची है वो किसके अंदर आती है। क्योंकि कन्फ्यूजन इसी में होती है कि कोई ह्यूमन सिस्टम की जब बात करता है तो स्केलेटन सिस्टम को पढ़ने से पहले वो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर जाता है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर जाता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर जाता है, वो रेस्पिरेटरी या अलग प्रकार के इंटीगुमेटरी वगैरह उन सभी सिस्टम की ओर पहले ध्यान देता है। तो उसके अंदर वो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सिस्टम किस प्रकार से किस माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको समझने का साधारण तरीका यह है कि आप पहले स्केलेटन सिस्टम पढ़ लो, यानी कि हड्डियों के बारे में सबसे पहले जान लो, ताकि जो पीछे बचेगा वो सारा सिस्टम आसानी से समझ में आएगा। तो इसी को लेकर आज हम मुख्य रूप से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। मानव कंकाल तंत्र की बात करेंगे। मानव कंकाल तंत्र को समझने से पहले अपने को पता होना चाहिए कंकाल तंत्र क्या होता है, किस प्रकार होता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ये कौन कौन से प्रकार का होता है एंड ऑल। तो देखते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। तो जो कंकाल तंत्र के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसे कहा जाता है? कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। यानी कि स्केलेटन सिस्टम के बारे में, हड्डियों के बारे में जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। याद रह जाएगा। फिर हो गया ऑस्टियोलॉजी की बात। अब हम क्या बात करेंगे कि हम कंकाल तंत्र में क्या पढ़ते हैं, किन प्रकार की संरचनाओं के पढ़ते हैं, मानव के अंदर, शरीर के अंदर, मुख्य जीवों के अंदर कैसे कैसे प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। तो देखना, अगर हम कंकाल तंत्र की बात करें, नॉर्मल सा किसी भी एक जीव के अंदर अगर आप कंकाल तंत्र की बात करोगे तो आप उसमें क्या देखोगे? उसके अंदर आप देखोगे मुख्य प्रकार की हड्डियां और उसके अंदर देखोगे आप मांसपेशियां। यही देखोगे, हड्डियां तथा मांसपेशियां। आप इन्हीं चीजों के बारे में जानोगे। तो हम इन्हीं दोनों को मिलाकर हम क्या बना देते हैं? कंकाल बना देते हैं। ये समझ लेना। नॉर्मल से आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, समझने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल बात करें मानव की। किसकी? मानव की। मानव के अंदर आप सभी को पता है कि मुख्य रूप से 206 हड्डियां पाई जाती है और 656 के आसपास मांसपेशियां पाई जाती है। अब देखो, अब ये 656 कभी बार 700 के आसपास चला जाता है। अब ये 700 के आसपास कैसे चला जाता है? कोई बढ़ती नहीं है। ये इसके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे कि इसका क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली बात की जाए, ऑप्शन के अंदर अपने को 656 नहीं मिला है, 656 नहीं मिला है, ऑप्शन आपको मिल गया। फॉर एग्जांपल देखो, हम छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहला ही क्वेश्चन आ गया, मानव शरीर के अंदर हड्डियां 206। याद रह जाना, वयस्क में, किसके अंदर? वयस्क में। किसी भी छोटे नवजात शिशु के अंदर 300। ठीक है। मानव शरीर के अंदर मांसपेशियां, मुख्य रूप से एग्जैक्ट बात की जाए तो मांसपेशियां कितनी होती हैं? मांसपेशियां होती है 256। लेकिन ऑप्शन में आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा, ये समझिएगा इसको ध्यान से। क्वेश्चन अपने को ऐसा मिलेगा कि मानव मांसपेशियों की संख्या है। मानव मांसपेशियों की संख्या है। अब मानव मांसपेशियों की संख्या है तो इसके अंदर ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? देखो, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा आपको 600, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा आपको 650, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा आपको 680, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा आपको 700। तो ऐसी कंडीशन के अंदर याद रह जाना, मुख्य रूप से कितनी होती है? 656 होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसा ये अपने क्वेश्चन आ चुका है एसएससी 2014 के अंदर। किसके अंदर? एसएससी 2014 के अंदर डिटो के डिटो क्वेश्चन आया। यही ऑप्शन थे और यही क्वेश्चन था। उसके इस कंडीशन के आधार पर अपने 700 सही मानी गई थी। अब ये 700 सही क्यों मानी गई है? क्योंकि ऐसे कोई भी अगर अपने पास में क्वेश्चन आ जाए तो इसके अंदर अधिकतम को महत्व दिया जाता है। किसको? अधिकतम को। अधिकतम को महत्व दिया जाता है। तो मानव मांसपेशियों की संख्या है तो यहाँ पर ऑप्शन देखना है। अब आप बात करोगे कि सर यहाँ पे 700 न होकर 680 होता तो, यानी कि ऑप्शन के अंदर 600, 650, 670, 680 होता
अधिकतम तो मैं तो देना है अपने को, तो क्योंकि इनकी मांसपेशियों की संख्या अपने को फिक्स्ड नहीं होकर अधिकतम की ओर जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन के अंदर आपको 656 मिल रहा है तो वो राइट रहेगा, याद रह जाना। 656 नहीं मिलकर दूसरा कोई भी मिल रहा है तो अपने को अधिकतम की ओर जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी 2014 के अंदर आ चुका है। दूसरी बात, हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंकाल तंत्र में हमने बात की थी कि हड्डियां और मांसपेशियां मिलकर कंकाल तंत्र बनाती हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन अपन मानव शरीर में बात करेंगे तो नॉर्मली सभी जीवों के पहले बात कर लेते हैं कि कंकाल तंत्र कैसा हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है। तो अगर हम किसी भी जीव के कंकाल तंत्र की बात करें, कंकाल की, तो वो 2 प्रकार का हो सकता है। स्केलेटन की बात करें तो 2 प्रकार का, कैसे? एक हो सकता है बाह्य कंकाल, क्या हो सकता है? बाह्य कंकाल, और एक होगा आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल एंड आंतरिक कंकाल। कंकाल मतलब कि स्केलेटन, इसका वर्ड लिखा होता है बाह्य, बाह्य मतलब कि एक्सो, और आंतरिक मतलब कि एंडो। एंडो स्केलेटन एंड एक्सो स्केलेटन, बाह्य और आंतरिक। अब देखो बाह्य कंकाल क्या होते हैं और आंतरिक कंकाल क्या होते हैं, याद रह जाए। देखो एक बात हमेशा याद रहे, बाह्य मतलब कि बाहर की तरफ। तो किसी भी जंतु के शरीर से बाहर की तरफ पाए जाने वाले कंकाल को, बाहर की तरफ पाए जाने वाले कंकाल को। अब ये बात आपके दिमाग में नहीं बैठेगी कि सर कंकाल तो अंदर की तरफ ही होता है, बाहर की तरफ कौन सा आ गया। तो देखो ओवरऑल हम जंतु की बात कर रहे हैं, ओवरऑल अब जंतु की बात करेंगे तो बाह्य कंकाल में बात करेंगे तो आपने कभी एग्जाम्पल के रूप में देखा होगा। अपने एग्जाम्पल मानव का भी लेंगे, दूसरे जीवों का भी लेंगे, पशुओं का भी लेंगे। तो देखिए मानव के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए, मानव के अंदर तो बाल एंड नाखून, ये दोनों क्या है? बाह्य कंकाल है। बाल तथा नाखून क्या है? अपने बाह्य कंकाल है। दूसरे कछुए का ऊपरी कवच, कछुए का ऊपरी कवच, कछुए का ऊपरी कवच वो भी क्या है? बाह्य कंकाल है। बाल तथा नाखून नॉर्मल सी सभी जंतुओं में, मेमेलिया के अंदर, हाथी, घोड़ा सभी के अंदर पाया जाता है। और मुख्य रूप से सींग, ये सब क्या है? ये सब बाह्य कंकाल है, जंतु के शरीर से बाहर है। आप सभी को पता है बाल शरीर के बाहर की तरफ निकलते हैं, नाखून अंगुली से बाहर की तरफ यानी कि शरीर की बाहर की तरफ निकलते हैं। कछुए का ऊपरी कवच, कछुए का ढक्कन देखा होगा सबने, वो भी शरीर के बाहर की तरफ होता है। और सभी पशुओं के सींग आपने देखे होंगे, शरीर के बाहर की तरफ होता है। तो ये हो गया बाह्य कंकाल। अब ये बाह्य बाहर की तरफ क्यों पाए जाते हैं? याद रखना ये सुरक्षा के तौर पर होते हैं। क्या होता है? इनको यहाँ पे लिख देते हैं, सुरक्षा के तौर पर। सुरक्षा कैसे? हमारी बात की जाए तो बाल तथा नाखून सुरक्षा कैसे? बाल अपने को अलग अलग प्रकार की जो सीजन यानी कि ऋतुएं होती है, क्या होती है? ऋतुएं, उनसे बचाना। जैसे आपने एग्जाम्पल बात की होगी, भालू देखा होगा, भालू के शरीर पर घने बाल होते हैं और वो अगर पहाड़ी इलाकों में, ठंडे इलाकों में रहे तो उसको शरीर को क्या करता है? गर्म रखता है, उसमें मदद करता है। तो ऐसे ऋतु के आधार पर। नाखून शिकार करने और सुरक्षा करने के लिए, शिकार तथा सुरक्षा, शिकार एंड सुरक्षा। सुरक्षा मतलब कि या तो किसी का शिकार करने के लिए काम आते हैं बड़े बड़े नाखून, या कोई आपके ऊपर हमला कर दे तो उसके ऊपर भी वापस घात लगाने या अपने आप को सुरक्षा करने के लिए नाखून काम आते थे। कछुए का ऊपरी कवच, सभी को पता है कि कछुए का ऊपरी कवच ऐसे उसका प्रोटेक्टिव केस है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर कछुआ अपने आप को पूरा उस कवच के अंदर ढाल लेता है, आपने सभी ने देखा होगा। और पशुओं के सींग भी क्या होते हैं? शिकार एवं सुरक्षा, सुरक्षा एंड शिकार। तो ये बाह्य कंकाल बहुत जरूरी है। तो बाह्य कंकाल पता चल गया, यानी कि एक्सोस्केलेटन मतलब कि बाह्य कंकाल ऐसा कंकाल जो जंतु के शरीर के बाहर की तरफ पाया जाता है। एग्जाम्पल अपने को याद रखना, देखो ज़्यादातर एग्जाम्पल ये मिला है, कछुए का बाह्य कवच है, याद रह जाए। और अपने अंदर लोगों को पता ही नहीं है कि बाल भी क्या है? कंकाल है, क्योंकि नाखून का सबको पता है, बाल भी क्या है? अपना कंकाल है। और याद रखना नाखून और बाल के अंदर मृत कोशिकाएं पाई जाती है, मृत कोशिकाएं यानी कि मरी हुई सेल्स पाई जाती है। अगर मरी हुई सेल्स नहीं होती, जीवित सेल होती। याद रखना किसके ऊपर? जब भी शरीर के ऊपर की तरफ, यानी कि शरीर के ऊपर से मतलब कि शरीर की त्वचा को छोड़कर बाहर की तरफ अगर नाखून आ रहा है और बाहर की तरफ क्या आ रहा है? बाल आ रहा है, तो उसके अंदर कोशिकाएं मृत हो जाती है। और मृत हो जाती है तभी अपने बाल काटने पर अपने को दर्द नहीं होता। बाल खींच लो या उसको जड़ से ही तो उखाड़ लो, दर्द होगा, क्योंकि नीचे के अंदर क्या है? जीवित कोशिकाएं। वैसे वैसे नाखून में बात की जाए तो
अत्यधिक बड़े हुए नाखून को काटने पर दर्द नहीं होता है, लेकिन नाखूनों को उसकी जड़ से ही उखाड़ने पर दर्द होता है, क्योंकि उसके नीचे की तरफ जीवित कोशिका पाई जाती है। वैसे के वैसे कछुए का भी यही होता है, वैसे के वैसे सींग में भी यही होता है। ठीक है, तो ये था अपना बाह्य कंकाल। अब बात करते हैं हम आंतरिक कंकाल के बारे में। आंतरिक कंकाल कैसे, कि किसी भी जीव का आंतरिक कंकाल क्या हो सकता है। आंतरिक कंकाल मतलब कि शरीर के अंदर पाया जाने वाला, शरीर के अंदर, अंदर मतलब कि आंतरिक भाग में पाया जाने वाला, शरीर के अंदर मतलब कि आंतरिक भाग में पाया जाने वाला, शरीर के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला आंतरिक कंकाल या एंडोस्केलेटन कहलाता है। अब एंडोस्केलेटन के अंदर क्या आते हैं, एंडोस्केलेटन के अंदर आते हैं अपनी जो भी अस्थियां, यानी कि जिसे बोलते हैं कार्टिलेज, सॉरी बोन्स, यानी कि अस्थि बोल दो या हड्डी बोल दो, और उपास्थियां जिसे बोलते हैं कार्टिलेज। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, आंतरिक कंकाल बनाती है, जो शरीर का आंतरिक भाग बनाते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा अभी, कि हमने कंकाल तंत्र के बारे में जाना कि कंकाल कैसे हो सकते हैं जीवों के अंदर, अलग अलग जीव में ऐसे कंकाल। याद रखना कि जो बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल, हर एक जीव के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर रखता है। स्पेसिफिक कैरेक्टर कैसे, मेमेलिया की बात कर ली जाए तो अपने अंदर सींग है, नाखून है और बाल है, यही हो सकता है बाह्य कंकाल, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में यही काम आता है। सरीसृप के अंदर भी बात करी जाए तो बाह्य कंकाल होता ही नहीं है। सरीसृप के अंदर ना तो सांप के शरीर के बाहर की तरफ ना तो रोम संरचना पाई जाती है, ना ही नाखून होता है, ना ही सिर होता है सरीसृप के अंदर वो। और याद रखना एम्फीबिया के अंदर भी नहीं होता। एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब कि मेंढक, मेंढक देखा है क्या आपने कि उसके बाएं तरफ सींग आए, बाएं की तरफ बाल आए, बाएं की तरफ नाखून आए, उसके अंदर भी नहीं होता। तो ये चीज़ें याद रखना। एक यहाँ पर लिख देता हूँ एम्फीबिया, एम्फीबिया, उसके अंदर एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल याद रखना, फ्रॉग यानी कि मेंढक। ठीक है, मेंढक के ऊपर देखो ये सारी संरचना कभी मिली क्या, मेंढक के बाल नहीं होते, मेंढक के नाखून नहीं होते, उसका कोई ऊपरी कवच नहीं होता और उसके कभी सींग नहीं होता, तो उसके अंदर क्या नहीं होगा, बाह्य कंकाल होता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन में आएगा कि ऐसा कौन सा संघ है, समूह है जिसके अंदर बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, तो एम्फीबिया याद रह जाएगा। अब बात कर रहे थे हम हड्डियां तथा उपास्थ्य यानी कि बोन एंड कार्टिलेज की। तो मुख्य अपना हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं। ये सारा हमने ओवरव्यू देखा इसको समझने के लिए कि अपने अंदर कैसी कैसी संरचनाएं हो सकती है। तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कंकाल के अंदर, मानव के अंदर हड्डियां और मांसपेशियां मिलकर कंकाल बनाती है। मुख्य रूप से जो बाल वगैरह नाखून होते हैं वो बाह्य कंकाल होते हैं। सभी जीवों के कंकाल के बारे में जाना कि बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल कैसे होते हैं, किस प्रकार इनकी संरचना होती है, मानव के अंदर हड्डियां और मांसपेशियां कितनी पाई जाती है। इसका ऑप्शन में अगर ये अलग अलग प्रकार का मिले तो सबसे ज़्यादा या अधिकतम को महत्व देना है, क्योंकि अधिकतम ही माना जाता है, लेकिन हड्डियों के अंदर फिक्स्ड माना जाएगा। ठीक है, हड्डियों के अंदर कभी भी 2 से 6 को छोड़ के ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मानव कंकाल तंत्र। अब मानव कंकाल तंत्र की बात करते हैं, यानी कि जो मानव के अंदर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कंकाल तंत्र कार्य क्या करता है। एक चीज़ नॉर्मल फॉर्म में आप पता हो कि कंकाल का मुख्य कार्य क्या है। याद रखना, अपने शरीर के अंदर मुख्यतः हार्ट, लीवर और अन्य आंतरिक जो अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करना, और ऐसे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा का कार्य करता है। कंकाल तंत्र का कार्य क्या हो गया, सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करना, शरीर के अंदर हार्ट, लीवर एंड अदर ऑर्गन्स, सभी प्रकार के अन्य प्रकार के अंगों की सुरक्षा करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। अब हमने कंकाल तंत्र की बात की थी, तो कंकाल तंत्र में हमने बाह्य कंकाल को तो एक बार पढ़ लिया था। याद रखना, बाह्य कंकाल पे एक ही क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर मैं वापस लिख देता हूँ, बाह्य कंकाल। इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनता है कि मानव के अंदर बाह्य कंकाल के तौर पर 2 ही चीज पाई जाती है। कौन सी, एक पाया जाता है बाल, हेयर, और एक पाया जाता है उसके बाहर की तरफ पाए जाने वाले हाथों के पास नाखून। 2 होते हैं बाह्य कंकाल में। दोनों का कार्य फिक्स्ड है। क्या कार्य है, सुरक्षा, बचाव एंड शिकार। सुरक्षा, बचाव एवं शिकार, इनका यह मुख्य कार्य होता है। किसका, बाह्य कंकाल के तौर पर पाए जाने वाले नाखून तथा बाल का। याद रखना, ये ऋतु के आधार पर शारीरिक तापमान का नियंत्रण भी करती है। शारीरिक तापमान का नियंत्रण भी करता है। कौन से, बाल। ठीक है, तो ये तो था अपना मुख्य रूप से बाह्य कंकाल, जो हमने
इसको यहाँ पर खत्म कर दिया और इसके ऊपर मनुष्य के अंदर या मानव के अंदर इसका कोई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाली चीज़ें हैं वो सारी हमने देख ली। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है 14 में, बाल के लेकर मैंने कहा था, क्योंकि नाखून और बाल के लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बाल कंकाल हो सकता है क्या, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि बाल भी एक कंकाल का ही भाग होता है जो बाह्य तरफ मानव के शरीर के बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। बाल को लेकर एक बाह्य कंकाल है। अब हम बात करते हैं आंतरिक कंकाल की। तो हमने जब मानव का आंतरिक कंकाल यानी कि जिसे हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन, थोड़ा इंग्लिश वर्ड याद रखना क्योंकि ये काफ़ी बार डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करके केवल इसको हिंदी में परिवर्तित कर दिया जाता है, वर्ड को लिख दिया जाता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब कि आंतरिक कंकाल। अब ये आंतरिक कंकाल क्या होता है? यह आंतरिक कंकाल मैंने आपसे बात की थी कि शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, सभी के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? इसका भी याद रखना कि ये केवल एम्फीबिया के अंदर नहीं पाया जाता, एम्फीबिया के अंदर एब्सेंट होता है, बाकी लगभग सबके अंदर पाया जाता है। अब ये भी एंडोस्केलेटन ये सब में पाया जाएगा। मेमेलिया है यानी कि स्तनधारी है, रेप्टाइल्स है या एवीज हैं, उन सभी चीज़ों के अंदर यह पाया जाएगा, यानी कि सभी प्रकार के जीव उसके अंदर। हम पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र मानव का, मानव किसके अंदर आते हैं? मेमल्स के अंदर, मेमेलिया किसके अंदर आते हैं? मेमेलिया मतलब कि स्तनधारी, यानी कि जिनके शरीर के ऊपर स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है उनके अंदर। तो मानव के शरीर के ऊपर भी स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसका जब हमने बात की थी तो एक चीज़ याद रखना थी कि वेल, ब्लू वेल जिसे बोलते हैं, वो क्या है? वो भी एक स्तनधारी है। कंगारू भी क्या है? स्तनधारी है। याद रख जाना, ये दोनों एग्जाम्पल है जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। लोग सोचते हैं कि वेल एक मछली है, तो मछली है तो किसके अंदर आ जाएगी? फिशेस के अंदर आनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये किसके अंदर आती है? मेमेलिया के अंदर आती है, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथियां। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट एक नवजात शिशु को जन्म देती है। पक्का पता होना चाहिए, देखो अपवाद पता होना चाहिए। ये चीज़ें सारी स्केलेटन से संबंधित है, इसको जुड़ा कर रखा गया स्तनधारी के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एंडोस्केलेटन को। एंडोस्केलेटन में हमने बात की थी, एक तरफ तो होती है हड्डियां, दो भागों में बटी होती है हड्डियां यानी कि बोन्स, और दूसरी तरफ क्या होती है? उपास्थियां, मांसपेशियां जिसे कह सकते हैं हम, कार्टिलेज जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये होती है। पहले हम बात करते हैं कि बोन क्या होती है, हड्डियां अपने शरीर के अंदर क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है, कौन सी सेल पाई जाती है, क्या कार्य करती है, इसके ऊपर देखिए। हड्डियां क्या होती है? हड्डियां एक संयोजी उत्तक होती है। क्या होती हैं? संयोजी उत्तक होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती है। अब ये संयोजी उत्तक वर्ड आपको याद रहना चाहिए क्योंकि हमने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा था। ब्लड के अंदर भी हमने बात की थी कि ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल द्रव्य पदार्थ है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी पदार्थ है। याद रह जाएगा। ये भी क्या होती है? हड्डियां भी एक संयोजी उत्तक होती है। दूसरी बात करें तो ये हड्डियां क्या होती है? हड्डियां आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी करती है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी करती है, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के निर्माण में भी क्या करती है? ये मदद करती है मुख्य रूप से। और हड्डियां क्या काम करती है? याद रह जाए, हड्डियां का एक तो प्रकृति याद रखना, हड्डियों की जो प्रकृति होती है वो कठोर होती है। कितनी होती है? कठोर होती है, जो आसानी से नहीं टूटती, आसानी से नहीं टूटती। अगर आपकी जीवन शैली स्वभावशील है तो नहीं टूटेगी, वरना टूट सकती है। तो हड्डियां संयोजी उत्तक से बनी होती है। ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी करती है, फॉर्मेशन में मदद भी करती है, और इसकी प्रकृति कठोर होती है, आसानी से ये टूटती नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हड्डियां किससे मिलकर बनी होती है। मान लो कि ये कोई एक हड्डी है, ये हड्डी मुख्य रूप से किसके मिलकर बनी हो सकती है? ये हड्डी मुख्य रूप से कैल्शियम प्लस फास्फोरस से मिलकर बनी हो सकती है। उसके साथ क्लोराइड आयन वगैरह भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादा मात्रा में ये किससे मिलकर बनी होती है? ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। अब इन हड्डियों के अंदर जो सेल्स पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, उसे क्या कहता है? याद रह जाएगा, हड्डियों के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स, हड्डियों के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट सेल, जो जीवित कोशिकाएं होती हैं आंतरिक तौर पर। इसे हम मैच्योर सेल भी कहते हैं, इसे हम मैच्योर सेल भी कहते हैं। अब मैच्योर की बात कर ली,
ऑस्टियोसाइट कोशिकाओं की बात कर ली। हड्डी किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम आयंस और फास्फोरस आयंस मुख्य रूप से बनी होती है। तो इसके अंदर कैल्शियम और आयनों का संगठन होता है। इसकी प्रकृति कठोर होती है, आसानी से टूटती नहीं है। ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करने में भी मदद करती हैं और ये एक संयोजी ऊतक से मिलकर बनी होती है। ये हड्डियों की बात कर ली थी। मानव के अंदर, शरीर के अंदर हड्डियाँ पाई जाती है 206। वयस्क की बात की जाए, नवजात शिशु के अंदर 300 प्लस, यानी कि जन्म लेने वाले बच्चे के अंदर 300 प्लस होती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही उसका विकास होता है 206 हड्डियाँ रह जाती है। अभी बात करेंगे कितनी होती है, कौन सी कितनी होती है। अब बात करते हैं कार्टिलेज की, उपास्थ्य की या मांसपेशियों की बात कर ली जाए तो देखो अपने शरीर के अंदर 656 प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती है। ठीक है, अब देखो उपास्थ्य की बात कर ली तो मांसपेशियों की बात कर ली थी। अब इनकी बात को छोड़कर एक चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि हड्डियाँ और ये कार्टिलेज नॉर्मल सी क्या होती है, याद रह जाना। हड्डियाँ और कार्टिलेज कभी कभी आपस में जुड़ती भी है और जिस स्थान पे जुड़ती है कुछ ना कुछ अलग संरचना बनाती है। और हड्डी भी जुड़ती है, हड्डी मांसपेशियों के साथ भी जुड़ती है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार की चीज़ों से जुड़ती है। तो इनके बारे में भी अभी हम देखेंगे। पहले हड्डियों की बात कर ली, पहले इनकी कार्टिलेज की बात कर लेते हैं। अब कार्टिलेज की बात करने से पहले अपने को पता होना चाहिए इसका विपरीत होगी। विपरीत कैसे कि एक तो ये भी क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू से ही मिलकर बनी होती है। ये भी संयोजी ऊतक से ही बनी होती है। संयोजी ऊतक से ही क्या होती है, बनी होती है, संयोजी ऊतक से ही मिलकर बनी होती है। और इसका मुख्य देखो प्रकृति कैसी होती है, यहाँ पर हमने बात की इसकी प्रकृति हड्डियों की कठोर थी जो आसानी से नहीं टूटती थी, आसानी से टूटती नहीं थी। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, कोमल होती है। कैसी होती है, कोमल, यानी कि जो आसानी से टूट सकती है। आप सभी को पता है कि मांसपेशियाँ फट जाती है अचानक चोट लगने पर। तो और नॉर्मल सी बात कर ली जाए तो ये इसका संरचना कैसी होती है, याद रख देना। इसकी संरचना होती है, जीवित कोशिकाओं के समूह होते हैं जो मैट्रिक्स नुमा संरचना होती है। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है, लिक्विड टाइप द्रव्य भरा रहता है। इस प्रकार मैट्रिक्स नुमा इसके अंदर संरचनाएं पाई जाती है और इन्हीं मैट्रिक्स नुमा संरचनाओं के अंदर क्या पाई जाती हैं, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे बोला जाता है कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट्स। जीवित कोशिकाएं पाई जाती है जिसे बोला जाता है कॉन्ड्रियोसाइट्स। और इसके अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है जिसे बोलते हैं लेमुनी। क्या बोलते हैं, लेमुनी। ये उपास्थ्यों की बात हो गई। हड्डियां और उपास्थ्य अपने शरीर के अंदर यानी कि कार्टिलेज अपने शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करती है, किस प्रकार संयोजन बैठा के बैठती है, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हड्डियों की बात कर ली जाए, मानव शरीर के कंकाल की, तो अब एक अक्षीय कंकाल ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और इसके आंतरिक भागों में इसके हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में डायग्राम से समझते हैं। मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो हड्डियाँ होती है उसको देख ले। यानी कि कंकाल तंत्र के अंदर जो मुख्य रूप से हड्डियाँ हमने बात की थी 206 हड्डियाँ होती है। 206 हड्डियों को किन किन भागों के अंदर बांटा जाता है और शरीर के कौन से पार्ट के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। तो मानव का जो कंकाल तंत्र होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है अनुबंधी कंकाल। अब इसको समझने का आसान सा तरीका है, अक्षीय कंकाल क्या होता है और अनुबंधी क्या होती है। अक्षीय मतलब कि बीच वाला, अपने सर से लेकर बीच में जो भी चीजें पाई जाती है, बीच के अंदर जो हड्डियां पाई जाएगी उसे बोलेंगे अक्षीय स्थिति में पाई जाने वाली हड्डियां, और उन्हें अक्षीय कंकाल कहते हैं। और बीच को छोड़कर लेफ्ट राइट के अंदर जो भी हड्डियां पाई जाएगी उसे बोलेंगे अनुबंधी कंकाल, या इसे उपांगीय कंकाल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपांगीय कंकाल कहते हैं। अब जिसके अंदर जितनी हड्डियां पाई जाती है उसके आधार पर उसकी संरचना भी फिक्स्ड होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्रेन यानी कि जो मस्तिष्क होता है वो किसके अंदर सुरक्षित रहता है, वो 24 हड्डियों के अंदर सुरक्षित रहता है। छोटी छोटी हड्डियाँ एक बटन स्ट्रक्चर में पाई जाती है और आपस में फिट रहती है और अपनी क्रेनियम यानी कि खोपड़ी बनाती है। तो उसी प्रकार है। तो पहले बात करते हैं अक्षीय कंकाल के बारे में। याद रखना, अक्षीय कंकाल 80 हड्डियों से मिलकर बना समूह होता है। 80 हड्डियाँ बनाती है अक्षीय कंकाल में, और 126 हड्डियाँ किसके अंदर होती है, अनुबंधी या उपांगीय कंकाल के अंदर पाई जाती है। अब देखो 80 हड्डियाँ कौन कौन सी होती है अक्षीय कंकाल के अंदर। अक्षीय कंकाल 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में कौन सा, एक होता है सिर सबसे ऊपर वाला, फिर होता है कशेरुक दंड वर्टिबल कॉलम, पीछे की तरफ कशेरुक दंड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी वाला पोर्शन, और चेस्ट बोन यानी कि जो छाती है चेस्ट वाली जो बोन होती है उनके अंदर। ये 3 भागों के अंदर अक्षीय कंकाल बटा हुआ होता है। तो सिर के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 29 हड्डियां सिर के अंदर पाई जाती है। टोटल 29 हड्डियां पाई जाती है सिर के अंदर। कशेरुक दंड के अंदर पाई जाती है 26 हड्डियां। याद रह जाना, बच्चों के अंदर पूछ ली जाए तो 33, बच्चों के अंदर कितनी होती है, 33 हड्डियां होती है, जो आगे चलकर वयस्क अवस्था में कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। ठीक है। और चेस्ट बोन यानी कि जो छाती वाला एरिया होता है, चेस्ट वाला एरिया, उसके अंदर 25 हड्डियां पाई जाती है।
अब इन सबको देखते हैं कि 29 हड्डियां, 26 हड्डियां और 25 हड्डियां किस किस समूह से मिलकर बनी होती है। तो सिर की जो 29 हड्डियां होती हैं वो हड्डियां मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है। एक तो सिर की खोपड़ी वाला भाग, दूसरा होता है नेक बोन और तीसरी होती है इसकी कान की हड्डियां। 3 ही सिर के अंदर हो सकती है, बाकी कोई एरिया ही नहीं है जहां पर हड्डियां हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां होती है। अपनी खोपड़ी के अंदर 22 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 22 हड्डियां होती है और ये 22 हड्डियां 2 भागों में बटी होती है। कैसी? एक तो बताता 8 हड्डियों का एक समूह बनता है ऊपर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं कपाल, क्रेनियम बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ 8 हड्डियों से एक कवर बनाता है। और 14 हड्डियां होती है अपना चेहरा बनाती है, फेस बोन जिसे बोलते हैं। 8 हड्डियां कपाल बनाती है, 14 हड्डियां फेस बोन होती है, टोटल मिलकर 22 हड्डियां बनाती है खोपड़ी के अंदर। ठीक है, फिर बच्चे आगे की तरफ नेक बोन, एक ही होता है नेक बोन, जिसे बोलते हैं हाइबोइड बोन। हाइबोइड बोन एक ही ग्रंथि होती है नेक बोन, जिसे नेक बोन कहते हैं, यह वाला एरिया। और कान के अंदर दोनों कानों को मिलाकर 6 हड्डियां पाई जाती है, यानी कि 3-3, याद रह जाएगा, कोष्टक में लिख देता हूं 3 + 3, यानी कि दोनों कानों को मिलाकर 6 हड्डियां पाई जाती है। और इसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। कौन सी? स्टेपिस, जो किसके अंदर पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से सिर के अंदर कितनी हड्डियां हो रही थी? 29 हड्डियां हो रही थी। देखो 22, 8 और 6 हो गई 29। मुख्य रूप से इनके अंदर खोपड़ी का ध्यान रखना है, चेहरे पर 14, कपाल पर 8, नेक बोन एक ही होती है और कान के अंदर दोनों कानों को मिलाकर 6 होती है, 3 इस वाले में, 3 इस वाले, लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर। सबसे छोटी स्टेपिस जो कान के अंदर पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कशेरुक दंड को लेकर। अब देखो कशेरुक दंड होता क्या? वर्टिब्रल कॉलम। अपने शरीर के अंदर याद रखना खोपड़ी को स्थिर और हिला डुलाने वाला एरिया, यानी कि बात करो कि ये एक कशेरुक दंड है, छोटी छोटी हड्डियों का समूह है रीढ़ की हड्डी का। ये कार्य क्या करता है कि खोपड़ी के नीचे एक छिद्र पाया जाता है, फेरोमोन। वो खोपड़ी का छिद्र इस कशेरुक दंड के ऊपरी भाग एटलस पे आके फिक्स्ड हो जाता है, जिससे ये क्या करता है, ये कशेरुक दंड इस खोपड़ी को इधर उधर घूमने में, ऊपर नीचे देखने में सहायता प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है, इसको दाएं बाएं मुड़ने में मदद करता है। तो उसके अंदर 26 हड्डियां होती है, यानी कि 26 हड्डियां होती है एक वयस्क व्यक्ति के अंदर और 33 हड्डियां बच्चों के अंदर होती है। अगर बच्चे के अंदर पूछ ली जाए, यहाँ ऑप्शन में मिलेगा नवजात शिशु के अंदर कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। आगे चलकर कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है वयस्क अवस्था के अंदर। अब और 25 हड्डियां रहती है चेस्ट बोन में। चेस्ट बोन मतलब कि जो अपना चेस्ट वाला एरिया होता है उसके अंदर 25 हड्डियां होती है। 25 हड्डियां 2 भागों में मिलकर बटी होती है। 2 भाग कौन कौन से? एक तो चेस्ट के अंदर अपने को पता है कि पसलियां पाई जाती है। अगर अपना जो पोर्शन था, हमने रेस्पिरेशन में बात की थी, रेस्पिरेशन मतलब कि श्वसन तंत्र में हमने पसलियों के बारे में थोड़ी सी बात की थी। जब हमने फेफड़ों का डायग्राम बनाया था तो उसके ऊपर मैंने बताया था कि 12 जोड़ी पसलियां फेफड़ों को कवर किए हुए रखती है। तो वही पसलियां हैं, 12 जोड़ी पसलियां, मतलब कि 24 पसलियां पाई जाती है चेस्ट के अंदर और एक स्टर्नम पाया जाता है। हमने डायग्राम भी बनाया था ऐसा, इस प्रकार का। देखो एक बीच के अंदर स्टर्नम था और 12 जोड़ी क्या थी? पसलियां थी, इस प्रकार, ऐसे ऐसे करके मुख्य 12 हो रही थी और बीच के अंदर स्टर्नम था, जो दोनों 12 जोड़ी मतलब कि लेफ्ट और राइट तरफ से कवर करके रखती थी। बीच के अंदर स्टर्नम था। तो चेस्ट के अंदर पसलियां 12 जोड़ी पाई जाती है और स्टर्नम एक होता है मानव के अंदर। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सभी जीवों के अंदर सबसे ज्यादा पसलियां किसके अंदर पाई जाती है? तो यहाँ पर याद रखना, सांप के अंदर लगभग 200 से 300 पसलियां पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में सांप में पाई जाती है। सांप किसके अंदर आता है? रेप्टाइल्स के अंदर आता है, रेप्टाइल समूह के अंदर आता है, मतलब कि सरीसृप। क्या समूह है? सरीसृप। सरीसृप किसे कहते हैं? रेंग कर चलने वाले, रेंग कर चलने वाले, यानी कि जो रेंग कर चलते हैं, यानी कि जिसका उदर गोआ का शरीर या चेस्ट वाला एरिया जमीन से टच होता है, जमीन या आधार से टच रहता है। आपने सांप को देखा होगा, उसका चेस्ट वाला एरिया जमीन से रगड़ कर चलता है। तो सरीसृप के अंदर आता है। सांप के अंदर 200 से 300 पसलियां होती है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा कितनी पाई जाती है? सांप के अंदर होती है। सभी ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो स्टर्नम एक हो गया। तो देखो 12 जोड़ी मतलब कि 24 और एक 25 होती है चेस्ट बोन के अंदर। तो ये देखो 25, 26 और 29, 80 हो गए। 80 पाई जाती है अक्षीय कंकाल के अंदर और 126 अस्थियां किसके अंदर होती है? अनुबंधी या उपांगीय कंकाल के अंदर। अब ये अनुबंधी या उपांगीय कंकाल क्या होता है? ये मुख्य 4 भागों में बटा होता है। 4 भाग कौन से? 2 तो हाथ पैर ही हो गए, हाथ एंड पैर, और एक हो गया कंधे वाला एरिया और एक हो गया जांग वाला एरिया। कंधे वाला एरिया कैसे? देखो इसको समझने का आसान तरीका है कि देखो हाथ और पैर की बात की जाएंगे तो हाथ जहां से जुड़ा रहता है ये वाला एरिया, यहाँ वाला, और जहां से पैर जुड़ा रहता है,
पेक्टोरल ग्रिडल, ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया और दोनों हाथ और पैर, यहाँ से सारी हड्डियाँ मिलती है 126। इनके बारे में देखते हैं। तो कंधे के अंदर 4 पाई जाती है, 2 इधर और 2 इधर, 4 जिसे बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल, 4 अस्थियाँ पाई जाती है कंधे के अंदर। हाथ के अंदर टोटल होती है 60, दोनों हाथों को मिलाकर। दोनों हाथों का कैसे कि ये लेफ्ट और ये राइट, दोनों हाथ है, एक हाथ के अंदर 30 हड्डी होती है, तो दोनों को मिलाकर कितनी होती है 60 हड्डियां होती है हाथ के अंदर। और दोनों पैरों को मिलाकर भी 60 हड्डियां होती है। लेफ्ट और राइट की बात की जाए तो 30-30 हड्डियां पैरों के अंदर भी पाई जाती है। और जो अपना जांघ वाला क्षेत्र होता है उसके अंदर मुख्य 2 हड्डियां पाई जाती है जिसे हम पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। तो देखो 60, 60, 4 और 2 मुख्य रूप से कितनी होगी 126 हड्डी होगी। 126 और 80 कितनी हो जाती है 206 हड्डियां हो जाती है। तो ये मानव शरीर की मुख्य हड्डियां थी। हम अपने अगले वीडियो के अंदर मुख्य रूप से जो चेहरे की हड्डियां, हाथ के अलग अलग हड्डियों के नाम, कान की हड्डियों के नाम और उसका विवरण, कौन सी कितनी मात्रा में पाई जाती है, किसके आकार, लंबाई को देखकर शरीर की सबसे लंबी, सबसे छोटी हड्डी, मजबूत हड्डी, इनके बारे में देखेंगे। तो आप हमारे सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।